दोस्तों, आज एक दुखद समाचार के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे। 74 साल की आयु में वे इस फानी दुनिया को छोड़कर प्रभु के शरण में गए हैं। अस्पताल में उनका निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पासवान की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई थी। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके पिता के निधन की जानकारी दी। चिराग ने लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। आइए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रामविलास पासवान जी बचपन से ही होनहार व्यक्ति थे। पढ़ाई लिखाई में वे तेज भी थे और होशियार भी थे। बिहार के खगड़िया जिले में एक अनुसूचित जाति के परिवार में 5 जुलाई 1946 को रामविलास पासवान जी का जन्म हुआ था। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यानी कि झांसी से एमए और पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। एमए और एलएलबी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और तैयारी में उन्होंने बिहार की प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की और वे पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी के पद के लिए चुने गए। जब इतना अच्छा पद मिलने के बाद हर एक की इच्छा तो यही होती है कि मैं इसी पद पे बना रहूं और आगे जाके डीजीपी आईजीपी में बनूं, लेकिन जो किस्मत में लिखा है वही होता है। वे हालांकि किस्मत कुछ और ही मंजूर था और वो राजनीति में आ गए। पहली बार 1969 में वह अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे, लेकिन उन्हें तो केंद्र में आना था। राज्य की पार्टी में हमेशा रहना नहीं था। इससे उन्होंने और प्रयत्न किया। इसके बाद पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो किस्मत के धनी थे। 1977 में 6ठी लोकसभा में पासवान जी जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोटों से वे जीते। जीतने का रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि वो विश्व रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने हाजीपुर सीट से पहली बार 4 लाख से ज्यादा मतों से रिकॉर्ड करके अंतर से जीत हासिल की। ऐसे श्री रामविलास जी फिर पीछे हटे नहीं। एक के बाद एक चुनाव आते गए, एक के बाद एक चुनाव जीतते गए और केंद्र में मंत्री बनते गए। 1982 में हुए लोकसभा के चुनाव में पासवान जी दूसरी बार जीते। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया और दलित सेना का नाम इसलिए दिया कि उस वक्त भी बिहार में बहुत सारे अत्याचार होते थे। हर जगह दलितों को परेशान करना, मुसीबत में डालना, आग लगाना, झोपड़ों को जलाना, उनकी हत्या करना, मां बेटियों की इज्जत लूटना, बलात्कार करना, ये सिलसिला बिहार में बरसों से चल रहा था। और गरीबी भी बिहार में सबसे बंद है। वहां 3 कपड़े पहनने के लिए नहीं है। एक साड़ी लपेटकर 50 साल से ऊपर की औरत सिर्फ साड़ी लपेटकर पूरे दिन घूमती है, बाजार हो या घर हो या मोहल्ला हो। ऐसी गरीबी में अत्याचार करने के लिए एक ही जाति थी और वो जाति थी अनुसूचित जाति के लोग। तो इन्होंने इसे रोकने के लिए दलित सेना का आयोजन किया और दलित सेना का गठन करने के बाद दलित भी उत्साही हो गए। सेना शब्द से कौन प्रभावित नहीं होते। एक के बाद एक नवयुवक जुड़ने लगी और दलित सेना का जो रूप है वो बढ़ने लगा। और उसके साथ साथ
श्री रामविलास पासवान जी का भी कद बढ़ने लगा। 1989 में रामविलास जी ने हाजीपुर लोकसभा सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया। इसी 1989 में मैं भी प्रथम बार धंधुका लोकसभा से जीतकर मैं भी पार्लियामेंट में गया था और उस वक्त पहली बार मेरी मुलाकात उनसे हुई और जब उनका ये रिकॉर्ड ब्रेक था इसलिए मैंने भी उनको व्यक्तिगत मिलकर अभिनंदन भी दिया और वे बार बार मंत्री बनते रहे। रामविलास पासवान जी ने साल 2000 में जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। एक बार दलित सेना बनने के बाद हौसला बढ़ा उनका, लोग उनके साथ जुड़ गए थे, लोग उनके साथ आगे आ रहे थे, लोग उनको सहयोग कर रहा था, तो उनको लगा क्यों ना मैं अपनी पार्टी बनाऊं और उसमें भी मैंने कहा नहीं, वो भाग्य के धनी थे। इस पार्टी ने भी बनाने के बाद उनको लोगों ने सहयोग दिया और वो आगे बढ़ने लगे। पार्टी में लंबे समय तक वो अध्यक्ष के पद पर रहे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की कमान अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दी और उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया। चिराग पासवान जी को मैं बचपन से जानता हूं कि जब हम लोग एमपी बने एक साथ थे तो अनुसूचित जाति पार्टी की मीटिंग होती थी, अनुसूचित जाति के लोगों को बुलाते थे, कार्यक्रम होते थे और रामविलास पासवान के साथ मेरा निजी संबंध होने के कारण जब वो पार्टी उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाते थे, कारोबारी बुलाते थे, तो अधिक से अधिक बार वे वीपी हाउस के हॉल में बुलाते थे और मुझे हमेशा निमंत्रण देते थे और वादी आपको आना है, बस आके 2 वाक्य बोल के आप चले जाना और मैं उनकी पार्टी में जाता था और मुझे हर बार 2 शब्द बोलने के लिए कहती थी। इतना ही नहीं, इससे बड़ा अनुभव मेरा है जो मैं आज आप लोगों में शेयर करना चाहता हूं। उस वक्त में रविराज स्पीकर थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और पूरे हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़ी रैली दिल्ली में बोट क्लब में रखी गई। मुझे पूछा, बरवाजी आप आएंगे? मैं जरूर आऊंगा। बोले आपकी पार्टी रुकेगी कि नहीं? रुकेगी नहीं। मैं पार्टी क्यों रोके मुझे? ये सम्मेलन हो रहा है दलित कर्मचारियों का, ये रैली है अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को जो अन्याय हो रहा है उसके सामने की रैली है, तो उसमें तो सहयोग करना मेरा फर्ज है, मैं जरूर आऊंगा। मैं बोट क्लब की रैली पे गया, मुझे स्टेज पे बिठाया और बैठने के बाद स्पीकर रविराज जी ने मुझे कहा, रतनलाल जी आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसमें पार्टी ने सहयोग नहीं दिया, लेकिन आप आए हैं तो आपकी पार्टी आपको सस्पेंड नहीं करेगी। मैंने नहीं, पार्टी सस्पेंड करने का कोई सवाल ही नहीं है, दलितों का प्रश्न है, दलित कर्मचारी अधिकारी बन गए हैं और उनको देखना मिलना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आया हूं। तो उन्होंने दूसरा सवाल तुरंत मुझे कहा, अब रैली को संबोधन करोगे? मगर अगर मौका देते तो मैं करूंगा और मुझे उन्होंने स्पीच देने के लिए खड़ा किया। मैं खड़ा भी हुआ, जो कहना था मैंने कहा खुले आम। दलितों को जो अन्याय हो रहा है वो मैंने कहा, दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है वो मैंने कहा। इसके सामने हमें लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक ये अत्याचार या अन्याय कम नहीं होने वाले। फिर सामाजिक अत्याचार हो या राजकीय अत्याचार हो या नौकरी के अत्याचार हो। तो सामने से नजदीक जो बैठा था एक नवयुवक खड़ा होकर मुझे प्रश्न किया कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा अगर मेरी पार्टी सत्ता में आई और अगर मेरी पार्टी की ओर से कोई ऐसे अत्याचार होंगे तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने इंग्लिश में इस्तीफा के बोला कि आई विल रिजाइन फ्रॉम द लोकसभा। लोगों ने तालियां बजाई
उस समय मैं भी खुश हो गया। लेकिन दूसरे दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग लगी थी, रतिलाल वर्मा विल बी रिजाइन फ्रॉम द लोकसभा। लेकिन किस सेंटेंस में मैं बोला वो नहीं लिखा था, हेडिंग पे वो लिखा था। हाउस में जाते 11 बजे लोग मुझे पूछने लगे, अरे वर्मा जी क्यों इस्तीफा दे रहे हो, क्यों इस्तीफा दे रहे हो? अरे मैंने कहा, अरे भाई आपने पेपर पूरा पढ़ा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, बात अलग थी। उसे पहलवान जी आई, लोग भी मुझे मिल गए। पास्टर से मुझे उन्होंने पूछा, रतिलाल जी क्या इस्तीफा दे रहे हो? मैं मेरी सफाई करने के लिए जरा 2 कदम आगे चला। उन्होंने हंसते से कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने पूरा न्यूज पढ़ा है। ये दिन मुझे आज याद आ रहे हैं कि ऐसे होनहार व्यक्ति, मैं दूसरी पार्टी का होते हुए भी मुझे बुलाते थे, मेरा सम्मान करते थे, मुझे वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करते थे। ऐसे बहुत कम राजकीय नेता होते हैं। उनकी आन थी, उनकी शान भी थी। और एक हमेशा एक दूसरी बात श्री रामविलास पासवान जी की कही जाती थी कि ये राजकीय भूकंप के ज्ञाता है। राजकीय भूकंप कब आएगा इनकी जानकारी इन्हें पहले से मिल जाती है। और ये बात सही भी है, क्योंकि जब जिस पार्टी की नैया डूबने वाली होती है उस पार्टी में होते हैं तो उसके पहले ही वो रिजाइन करते, कोई ना कोई चीज बात बताकर उस पार्टी से अलग हो जाते थे। और फिर जो पार्टी सत्ता पे आती थी उनके साथ जुड़ जाते थे और अपना मंत्री पद हमेशा कायम रखते थे। ये जीवन की बात है। लेकिन आज मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे होनहार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ने वाले जुझारू नेता मिलना बहुत कम है। और वो बिहार जैसे राज्य में दलितों के लिए लड़ना कितना मुश्किल है। बिहार, यूपी और उस वक्त तो दक्षिण के राज्यों में भी दलितों पर इतने सारे अत्याचार होते थे, इतने सारे अत्याचार होते थे कि छोटा सा गुनाह आने पर जिंदा जलाते थे, काट के मार डालते थे। लेकिन दिन प्रतिदिन कानून में सुधार हुआ, एट्रोसिटी एक्ट बने और कुछ गुनाह कम हुए, कुछ कम हुए, कुछ रक्षा मिल रही है, कुछ रक्षण हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं आशा रखता हूं रात के आकाश में रामविलास पासवान एक ध्रुव तारा की तरह हमेशा चमकते रहेंगे और दलितों के मसीहा के नाते वो हमेशा याद रहेंगे। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ लोग हमेशा यादगार बन जाते हैं। आज रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ है। कल बिहार में पंच महाभूत में वो मिल जाएंगे। उनका शरीर हमारे बीच नहीं रहेगा, लेकिन उनकी आवाज, उनका बताया हुआ रास्ता, उन्होंने तैयार किए हुए कार्यकर्ता सदा रहेंगे, सदा रहेंगे और उनका जो अधूरा कार्य है वो पूरा करेंगे। यही आशा के साथ मैं हृदयपूर्वक आज श्री रामविलास जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। प्रभु उनको चिर शांति देवे, उनके परिवार को भी ये दुख सहन करने की शक्ति दे। इसके साथ ही मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।